आज पूरे देश में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ, सम्राट चौधरी से लेकर देवेंद्र फडणवीस ने अगर सबसे ज्यादा जिक्र किया तो वो जेनजी का किया। यूपी में योगी सरकार जेनजी के लिए नई यूथ पॉलिसी लाने जा रही है, तो सम्राट चौधरी सरकार ने 2030 तक 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर सबका फोकस जेनजी पर है, तो इसकी वजह है भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जेनजी आबादी। देश में 40.7 करोड़ जेनजी हैं। सरकार ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और यह संकल्प इन्हीं जेनजी के सहारे पूरा हो सकता है। बिहार में हर साल 25 लाख लोगों को रोजगार। दो 2030 तक 1 करोड़ बिहार के युवाओं के पास नौकरी। यूपी में बीते 9 साल में 4 करोड़ से अधिक रोजगार के मौके। 9 साल में 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। यूपी के 65 लाख लोगों को अपने ही इलाके में काम करने का अवसर। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस का संकल्प है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। ये संकल्प तभी पूरा होगा जब राज्य विकसित होंगे, जेनजी को रोजगार मिलेगा और युवा शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल होगा। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सम्राट चौधरी ने बिहार के युवाओं को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया। हर साल 25 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार के साथ 2030 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया। अगर सम्राट सरकार इसे पूरा कर लेती है तो यह बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा और जेनजी का भरोसा सिस्टम पर भी बढ़ेगा। जिस तरह नीतीश कुमार जी ने 2025 तक 10-12 लाख सरकारी नौकरी और लगभग 50 लाख रोजगार देने का काम किया था, हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं 2030 के पहले बिहार में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारी सरकार करते रहेगी। साथ देश को विकसित बनाने में युवाओं का रोल सबसे अहम है। योगी ने भी लखनऊ के विधान भवन में जेनजी और जेन अल्फा को लेकर बड़ा ऐलान किया। ध्वजारोहण के बाद योगी ने कहा कि जल्द ही यूपी सरकार जेनजी और जेन अल्फा के लिए नई यूथ पॉलिसी लाएगी। जेनजी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीपटेक के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए द्वार खुल रहे हैं। आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। आज घोषणा करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल
इनोवेशन और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। देश की तरक्की के लिए यूपी और बिहार की तरक्की बेहद जरूरी है। यूपी में देश की करीब 17% आबादी रहती है, जबकि बिहार में देश की 9% आबादी का ठिकाना है। यानी देश के 1/4 से ज्यादा लोग इन्हीं 2 राज्यों से आते हैं। यूपी में जनजी की आबादी 30% और बिहार की करीब 58% आबादी की उम्र 25 साल से कम है। दोनों राज्यों में युवाओं की ताकत काफी अधिक है और इन युवाओं की पहली प्राथमिकता रोजगार है। हाल के दिनों में पेपर लीक के खिलाफ यूथ सड़क पर उतरा है, क्योंकि पेपर लीक से उनका पूरा साल ही बर्बाद नहीं होता, उनको नौकरी मिलने की उम्मीद भी कम हो जाती है। ऐसे में दोनों राज्यों का फोकस जनजी पर है। यूपी में बिहार की तुलना में 2 गुनी आबादी है। सबको सरकारी नौकरी मिल पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर सुधार कर ऐसा माहौल तैयार कर रही है जिससे यूपी में इन्वेस्टमेंट हो, रोजगार के अवसर बढ़े और इसका असर दिखने भी लगा है। पिछले 9 वर्ष में सुशासन के इस मॉडल का परिणाम है कि 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से 65 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही जनपद और अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 9 वर्ष में 9 लाख से अधिक नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में मिली। 4 करोड़ से अधिक रोजगार और स्वतः रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। यूपी में योगी सरकार की टॉप प्रायोरिटी पर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। पिछले 9 सालों में यूपी में माफिया मिट्टी में मिले हैं। संगठित अपराध न के बराबर हो गए। व्यापारी और बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों का ऑन द स्पॉट इलाज हो रहा है। 2017 से 2026 तक यूपी में 17,000 से अधिक एनकाउंटर हुए हैं। यानी यूपी में हर दिन औसतन 5 एनकाउंटर हुए हैं। इस मुठभेड़ में 290 अपराधी मारे गए, लेकिन अपराध के खिलाफ लड़ते हुए 18 जवान भी शहीद हुए। 1852 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बार उत्तर प्रदेश के एक जाबाज इंस्पेक्टर श्री सुनील कुमार को भारत का कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का आज स्थापित करने, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए बलिदान हुए इंस्पेक्टर सुनील कुमार की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं। राष्ट्रपति के वीरता के पुरस्कार उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी और कार्मिकों को प्राप्त हुए हैं, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। पूरे देश में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। कई जगहों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। जश्न आजादी को खास बनाने के लिए राजस्थान में ध्वजारोहण के बाद स्टेडियम में देशभक्ति गीतों, लोक नृत्यों ने आजादी के जश्न को और खास बना दिया। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 2047 तक अपने अपने राज्यों को विकसित करने का संकल्प लिया। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। और इस विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड भी
तेज गति से कदम मिलाते हुए अपना जो योगदान है वो योगदान करने के लिए कृत संकल्पित हो। बहुत लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी का ये अवसर मिला था। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश दुनिया के सामने सामर्थ्यशाली देश, समर्थ देश बनकर के खड़ा हुआ। परमात्मा करे और उत्तरोत्तर उन्नति होती जाए। भारत देश का अस्तित्व मानवता के लिए, सबके कल्याण के लिए, जिए और जीने दो की भावना के लिए और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। जम्मू कश्मीर में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति के जोश के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और स्वतंत्रता परेड की सलामी ली। इस दौरान एक हेलीकॉप्टर ने दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्टेडियम के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं। जब मैं सरहद के पार और एलओसी के पार के आज हालात देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि 80 साल पहले हमारे लीडरों ने जो हमारे लिए फैसला लिया था वो सही फैसला था। जिन लोगों ने ये नारा बुलंद किया था हमलावर खबरदार, वो लोग सही थे। जो उन्होंने कुर्बानियां दी वो कुर्बानियां सही थी। पश्चिम बंगाल समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस का उत्सव धूमधाम से मना। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के रेड रोड पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और बंगाल को बढ़ाने का आह्वान किया। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज में ध्वजारोहण किया। उधर मुख्यमंत्री माणिक शाह के नेतृत्व में त्रिपुरा में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। देश के अलग अलग राज्यों में लोग हाथ में तिरंगा लेकर आजादी का जश्न मनाने निकले। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण किया और पुलिस के साथ सशस्त्र बलों को सलामी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर में तिरंगा फहराया। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भुवनेश्वर में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। गोवा और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने भी जश्न आजादी के कार्यक्रम में शिरकत की। तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय ने पहली बार सीएम के तौर पर ध्वजारोहण किया। खुली जीप में सवार होकर विजय ने सलामी ली। इस दौरान उनके पेरेंट्स सबसे आगे की लाइन में बैठे दिखे। रांची में छात्र आंदोलन का एक और फ्रंट खुल गया। अब रांची के सदर अस्पताल में नया जंतर मंतर बन गया। छात्र नेता देवेंद्र महतो सदर अस्पताल में धरने पर बैठ गए और प्रशासन ने अस्पताल को छावनी बना दिया। आईसीयू वार्ड से लेकर अस्पताल की हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर पुलिस की तैनाती की गई है। जेपी के जवानों को लगाया गया है। छात्रों का दावा है कि प्रशासन जबरन छात्रों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस छात्रों की तबीयत का हवाला दे रही है। रांची में छात्रों के तिरंगा आंदोलन ने सोरेन सरकार की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। आवेदन देने जा आवेदन देने जा रहे। गले में तिरंगा, हाथ में तिरंगा और सिर पर तिरंगा, ये रांची के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं। हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में देवेंद्र महतो के साथ धक्का मुक्की हो रही है। देवेंद्र नाथ हॉस्पिटल रूम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों ने बार बार कमरे में धकेल दे रहे हैं। देवेंद्र नाथ के साथ भी धक्का मुक्की हुई है और उनके साथियों के साथ भी अभद्रता हुई। जो छात्र देवेंद्र नाथ के साथ थे, जो देवेंद्र को तिरंगा यात्रा में लेकर जा रहे थे, पुलिस ने उनको भी धक्का देकर बाहर निकाल दिया।
धक्का देकर उनको पटक पटक कर कमरे से बाहर निकाला गया और वीडियो बना रहे छात्रों को डराने की कोशिश की गई। आवेदन देने जा रहे हैं। देवेंद्र नाथ का दावा है कि पुलिस ने उनको तिरंगा यात्रा में जाने से जबरन रोका और धक्का मुक्की की और इस धक्का मुक्की में देवेंद्र नाथ के सीने में चोट लगी है। बिल्कुल किया। मेरा कोई ये है मजबूरी है क्या कि मैं अपना तबीयत खराब का इलाज कोई एक ही जगह करूं? मेरा इच्छा, मेरा आजादी। कल से आपको रिसीविंग दिखा देंगे। डीसी महोदय को चिट्ठी दिया हुआ झंडा फहराने को लेकर के, एसडीएम को दिया हुआ है। मैं इच्छा जाहिर किया हूँ। सुनिए, मैं इच्छा जाहिर किया हुआ हूँ। आज कल से डॉक्टर बोले हमको कि जाना देवेंद्र फहरा लेना। सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक बोला गया। प्रशासन बोले कि ठीक है, हम अपना गाड़ी से ले जाके झंडा फहरा के आपको लेके आएंगे। उसके बाद 9:21 में अचानक पूरा टूट पड़ता है, एग्रेसिव मूड में हुजूम और हाथापाई होता है, मेरे धक्का मुक्की होता है। उसके बाद मेरे बचाव में जो आते हैं उस पर पटक पटक के मारा जाता है। सीसीटीवी निकाली यहाँ से। लेकिन बावजूद इसके देवेंद्र नाथ पीछे नहीं हटे। तबीयत में सुधार होते ही देवेंद्र नाथ अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए। देवेंद्र नाथ तिरंगे को सीने से लगाकर रूम के बाहर बैठे हुए हैं। अब रांची के सदर अस्पताल में एक और जंतर मंतर बन गया। देवेंद्र नाथ का दावा है कि जब तक उन्हें अस्पताल से निकलने नहीं दिया जाएगा तब तक वो ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। प्रशासन के द्वारा हम लोग को रोक दिया गया और रोकने के बाद जो है प्रशासन कहने लगे कि हमें अनुमति नहीं है किसी को भी अंदर जाने देने के लिए। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आज आज़ादी का दिन है, कम से कम 1-1, 2-2 करके मिलने दीजिए, उनका हमको हालचाल देखने दीजिए। उसके बाद अगर लगे हम लोगों की भाई अगर डॉक्टर निगरानी में देते हैं कि उनको ले जाइए आप, तो हम लोग ले जाने के लिए सक्षम है और फिर वापस हम लोग ले भी आएंगे पुलिस प्रोटेक्शन में। लेकिन पुलिस अंदर में हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने लगी, धक्का मुक्की करने लगी, उनको ज़बरदस्ती मतलब ढकेला गया। हमारे जो अटेंडेंट हैं उनको गला दबा के उनको लाठी चार्ज किया गया। पूरा वीडियो फुटेज है हमारे पास। तो अंदर में बहुत ही बेरहमी से इस तरह का जो कृत्य है पुलिस का, ये एकदम कहीं से भी मतलब मान्य नहीं है। रांची के सदर अस्पताल में सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो को नहीं बल्कि रांची में भूख हड़ताल पर बैठी उम्मे हबीबा को भी सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उम्मे हबीबा ने सुबह प्रेस से कहा वो भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेंगी। उम्मे हबीबा भी छात्रों के तिरंगा मार्च में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उन्हें भी प्रशासन ने रोक लिया। सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में जेएपी के जवान भी है जो लाठी डंडे लेकर तैनात हैं और पुलिस वाले भी हैं जो 24 घंटे छात्रों के रूम की चौकीदारी कर रहे हैं। कमरे के बाहर पहरेदारी हो रही है। रांची के अस्पताल के बाहर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कौन छात्रों से मिलने आ रहा है, कौन कौन अस्पताल में आ रहा है, सबकी निगरानी की जा रही है। रांची का अस्पताल कम छावनी बना दिया गया है। रांची में छात्र 14 दिन से अनशन पर हैं। देवेंद्र नाथ महतो और राहुल क्रांति तीनों इस वक्त सदर अस्पताल में हैं और इन तीनों को ही लोगों को तिरंगा मार्च में शामिल नहीं होने दिया गया। प्रशासन तबीयत का हवाला दे रहा है, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि प्रशासन जबरन उनको कैद करके आंदोलन को कमजोर करना चाह रहा है। आज 15 अगस्त है और इंडिपेंडेंस डे के दिन में हर किसी को अधिकार होता है, राइट होता है कि मैं तिरंगे के साथ एक सलामी दूं, अपना जज्बात को, अपने मोहब्बत को पेश करूं कि मैं कितना अपने देश के प्रति प्रेम करता हूं। और उस चीज़ का कॉल था हमारे पूरे टीम की ओर से। लेकिन आज यहाँ पे जिस तरह से देख रहे हैं, सुबह मैं भी कुछ सामान लेने के लिए अपनी बहन के लिए बाहर निकला था, लेकिन कुछ देर के बाद मैं जब आया तो देख रहे हैं यहाँ पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है और मुझे भी, मेरी बहन से और मेरे अन्य अनशनकारियों से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। जबकि मैं डे 1 से यहाँ पे हूँ और सबकी सेवा कर रहा हूँ, सबके साथ हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो मैंने शुरू से कहा था कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है और आज सिस्टम ही यहाँ पहुंची हुई है कि सिस्टम को सुधार करने नहीं देंगे इन लोग को और सिस्टम ही पूरी तरह से हमें
तोड़ने का कोशिश कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। किस बिना पे मुझे मेरे भाइयों से, मुझे मेरे बहनों से मिलने से रोक दिया जा रहा है। रांची में तिरंगा यात्रा की कॉल रांची के जंतर मंतर से दी गई थी। जिस वक्त सीएम सोरेन मोहराबादी मैदान में झंडारोहण कर रहे थे, उसी वक्त रांची की सड़कों पर पेपर लीक और सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार से आजादी के लिए छात्र सड़क पर उतरे हुए थे। तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप में छात्र नंगे पैर तिरंगा यात्रा लेकर निकल रहे थे। जो छात्रों का आंदोलन है उसका 22वां दिन है और 22वें दिन तमाम छात्र तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आगे आप देखेंगे देशभक्ति के गाने जो हैं वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। एक जश्न जो है स्वतंत्रता दिवस का रांची के तमाम जो छात्र हैं, झारखंड के जो छात्र हैं, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा धांधली के मामले में जो पिछले 22 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि ये लोग आज यहाँ पर चलकर एक मैसेज, सांकेतिक मैसेज सरकार को दे रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी ये लोग आंदोलन जारी रखेंगे। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, एक तरफ देशभक्ति के गीत हैं, दूसरी तरफ छात्र जो है वो हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर एक सांकेतिक मार्च भी कर रहे हैं और सरकार को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं उनको सरकार जल्द से जल्द सुने। रांची में पुलिस ने भले ही देवेंद्र नाथ महतो को तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोक लिया, भले ही उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति शामिल नहीं हुए, लेकिन रांची में छात्रों की आवाज को सरकार दबा नहीं पाई। तिरंगा मार्च भी निकला और अनशन पर बैठे 2 छात्र भी इनमें व्हील चेयर पर मार्च में शामिल हुए। तपती धूप में अनशन पर बैठे छात्र कई बार भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की तबीयत खराब हुई, लेकिन बावजूद इसके छात्र डटे रहे। जो भूख हड़ताल पर छात्र हैं वो आगे बैठे हुए हैं, वो व्हील चेयर पर आगे चल रहे हैं। इनके पीछे पीछे जो बाकी के छात्र हैं वो पहुंचेंगे। भारत के संविधान की किताब को हाथ में लेकर सभी जो छात्र हैं वो इस वक्त आगे जा रहे हैं। आप सभी आंदोलनकारी छात्र आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज आप लोग करीब 12 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार से हम लोग एक ही मांग है कि आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हम लोग भी चाहते हैं खुद ही मनाएं। हम लोग जो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और भ्रष्ट सिस्टम को हम लोग ज़्यादा दूर कर सकते हैं। और हम लोग का मांग है मुख्यमंत्री से उम्मीद है आज हम लोग का मांगे को मानेंगे और स्वतंत्रता दिवस हम लोग भी खुशी मनाएंगे। तिरंगा यात्रा जो है निकाली जा रही है। भूख हड़ताल पर जो छात्र बैठे हुए हैं वो व्हील चेयर पर चल रहे हैं और बाकी के छात्र उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। आप लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं इतने दिनों से, बात करने की स्थिति में फिलहाल नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि करीब 12 दिन से ये भूख हड़ताल पर है। रांची का छात्र आंदोलन अब झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। रांची में जिस तरीके से छात्र 21 दिन से आंदोलन पर अड़े हुए हैं, भूखे प्यासे डटे हुए हैं, उससे सोरेन सरकार की मुश्किल बहुत बढ़ती जा रही है। मुश्किल इतनी बढ़ गई है कि सीएम सोरेन को कैमरे पर बार बार छात्रों को सफाई देनी पड़ रही है। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनेक प्रश्न उठे हैं। जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी का विकास प्रभावित होता है। मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। सीएम सोरेन ने छात्रों से धैर्य बनाए रखने की बात कही है, लेकिन छात्र कह रहे हैं धैर्य भी रख लिया, विश्वास भी कर लिया, लेकिन समाधान कब मिलेगा? रांची में छात्र सीधे सीधे अब टाइमलाइन पूछ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि विश्वास करिए, कोई टाइमलाइन नहीं है। रांची में छात्र और सरकार के बीच 2% की लड़ाई चल रही है। छात्र झारखंड में पेपर लीक की सीबीआई जांच, सीजीएल पेपर को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। छात्र क्यों अड़े हुए हैं, इसकी वजह भी खुद छात्र बता रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिए। झारखंड के छात्रों का दावा है कि यह असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फोर्स के मेंस का पेपर है। इस पेपर में जितनी भी जगह आपको सर्कल आ रहा है
जहां पेन से मार्क किया गया है ये सारी गलतियां हैं। मतलब ये कि मेंस एग्जाम का पेपर ही गलतियों से भरा पड़ा है। और बात सिर्फ हिंदी की अशुद्धियों की नहीं है, पेपर के सवालों में भी गड़बड़ियां हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जेपीएससी के सिस्टम में किस तरह की गड़बड़ी और धांधली चल रही थी। अगर कोई बच्चा हिंदी में एग्जाम देने के लिए जा रहा है और उसके पास ये एसीएफ का मेंस का क्वेश्चन पेपर है, ये आपने समझा कैसे आपने एग्जाम दिया? क्योंकि एक दो नहीं, एनालाइज की स्पेलिंग गलत, टिप्पणी को रिपणी लिखा हुआ है, समुदाय को समुनात लिखा हुआ है। सबसे पहले इस पेपर के बारे में बताइए, ये पेपर कब हुआ मेंस का एग्जाम, और क्या क्या कमियां, क्या क्या गलतियां आपने महसूस की? जी, ये एग्ज़ाम देने के बाद जैसे हम जब मेंस देते हैं तो हमारे पास समय ही नहीं होता है, वो एकदम विद इन सेकेंड हमें वो क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बारे सोच समझना है कि क्या लिखना है हमें, उसके बाद फिर राइटिंग स्पीड भी हमारा वैसा ही होना चाहिए कि समय के अनुसार वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जो हिंदी में जिन अभ्यर्थियों ने दिया था ये एग्ज़ाम और जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, वो लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाह रहा है। अब सोचिए, वो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टूडेंट वो हिंदी में दे रहा है तो उसे इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें पढ़ना पड़ रहा था ये इंग्लिश में। अब वो इंग्लिश में कैसे समझेगा इसको, क्योंकि वो एक्चुअली उसके साथ प्रॉब्लम है ना, ये ऑलरेडी वो इंग्लिश कमजोर है, इसी वजह से उसने हिंदी में ये तय किया कि वो पेपर देगा, और उसी के सवाल में समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखना है। झारखंड में 4 अप्रैल 2026 को जेपीएससी ने असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मतलब सहायक वन संरक्षक का एग्जाम करवाया था, और इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी भी अभय तिवारी वाली टीडीपीएल कंपनी के पास थी। लगभग 29 करोड़ रुपए इन परीक्षाओं को संचालित करने में खर्च किए गए थे। ऐसे में रांची के छात्र अब सवाल पूछ रहे हैं, एक पेपर में लगभग 40 से 50 गलतियां कैसे हो सकती हैं? किस फैकल्टी ने पेपर बनाया? किससे प्रूफ रीडिंग करवाई गई थी? या फिर ये सब हुआ ही नहीं, सब कुछ सेटिंग के भरोसे चल रहा था? मेंस का एग्जाम है एसीएफ का, इसमें गलतियां जो आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मॉनिटर करके इनको उजागर आप लोग कर रहे हैं, और इसमें एक सवाल में लिखा हुआ है कृत्रिम नुद्धिमता। ये आप देखिए, एक बार जूम करके यहाँ पर दिखाएं, यहाँ पर ये सवाल लिखा है कृत्रिम नुद्धिमता। अब मैं अगर एग्जाम दे रहा हूँ, मेरी हिंदी भी ठीक है, लेकिन अगर अंग्रेजी कमजोर है मेरी, तो मैं तो समझ नहीं पाऊंगा कि कृत्रिम नुद्धिमत्ता क्या है। नुद्धि मतलब बुद्धिमत्ता की जगह नुद्धिमत्ता लिखा हुआ है।